फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बड़ी खबर में आज चर्चा बिहार की, और बिहार में यूपी फैक्टर कितना कारगर है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं। पूरा माहौल तैयार है। आज सीएम योगी जमकर बरसे और उन्होंने अपने ही अंदाज में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी तीनों की जोड़ी पर एक बड़ा कटाक्ष किया। उसके बाद अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण में थे, उन्होंने भी उस मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की जो यूपी में बीजेपी सबसे सफल बताती है, और यहाँ पर वो बताते हैं कि ये सबसे फेल मॉडल है। तो पहले अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है उसको। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है, यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। और सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। न उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा।
हम कभी कभी सोचते हैं और जागरूक लोग ये बात जानते होंगे कि अगर अमेरिका का दूध आ गया भारत में, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से स्वीकार कर लिया है कि हम अमेरिका से दूध और दूध की बनी हुई चीजें मंगा लेंगे, तो बताओ हमारे गोरखपुर के गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। बिहार में सजी चुनावी बिसात पर यूपी के सियासी दिग्गजों की बाजी ने माहौल ही बदल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नेताओं की पूरी फौज उतर गई है। वहीं इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच भी वार पलटवार दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ पिछले 1 सप्ताह से रोजाना करीब 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आक्रामक अंदाज और हिंदुत्व के कलर और कलेवर के कारण तमाम जगह उनकी डिमांड बढ़ रही है। वहीं बिहार के दरभंगा में प्रचार के दौरान सीएम योगी के 3 बंदरों वाले बयान ने घमासान मचा दिया है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सीएम योगी ने सीधे तौर पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो बिहार से लेकर दिल्ली और यूपी तक संग्राम छिड़ गया। सपा कांग्रेस के खेमे से इस पर वार पलटवार भी होता दिखा। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बिहार के रण में उतरकर महागठबंधन के लिए समीकरण सजा रहे हैं। अवध में हराकर मगध में हराने के संकल्प के साथ बिहार की रैली कर रहे अखिलेश यादव भी यूपी वाले तेवर दिखा रहे हैं। सपा बिहार में भले ही चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन महागठबंधन के लिए दर्जनों दिग्गजों की टीम बिहार में उतार रखी है। हम तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मगध से इनको भगाने का काम करेंगे। बताओ ना, भगाओगे आप लोग कि नहीं भगाओगे? इनके झूठे वादे याद हैं आपको कि नहीं याद हैं? हमारे किसान भाई मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये आय दोगुनी करना चाहते थे कि किसानों की पैदावार की कीमत देंगे, आय दोगुनी बढ़ाएंगे। बताओ 11 साल में हमारे किसानों की आय कितनी बढ़ी है। और रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे
तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहन और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव है, उनमें ज्यादातर सीटें यूपी से लगती हैं। यहाँ रीति रिवाज, रहन सहन के साथ साथ नाते रिश्तेदारी का भी रोचक मामला है। यही वजह है कि यूपी के तमाम नेताओं ने यहाँ डेरा डाल रखा है। अब इन सीटों से निकला जनादेश उत्तर प्रदेश तक संदेश देगा। बहरहाल बिहार के दंगल में सीएम योगी और अखिलेश राहुल के दांव पेच बड़े दिलचस्प होते दिख रहे हैं। राम सीता, गंडक और गंगा, रोटी बेटी के रिश्ते में राजनीति का रोमांच बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये बिहार की बिसात से यूपी के सियासी समीकरण साधने का दांव है? सवाल ये भी है कि क्या बिहार में यूपी के नेताओं का शक्ति प्रदर्शन यूपी में भी प्रभावित करेगा इलेक्शन? बिहार में योगी बनाम अखिलेश, यूपी में चलेगा किसका संदेश? चुनाव है तो भाषाई और मर्यादा तार तार होती हुई दिख रही है। किसी भी तरफ से हो, हर तरफ से देखने को मिली है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। शहनवाज चौधरी राजनीतिक विश्लेषक, वो जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे जी, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। और सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं आप तीनों से एक, सबसे पहले सुनील जी आप शुरू कीजिए। जो ये योगी आदित्यनाथ लाए जा रहे हैं, महागठबंधन वाले अखिलेश यादव को लेके जा रहे हैं, इनका कोई इफेक्ट है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी मीडियम में दिखाने के लिए है? इनका इफेक्ट कुछ पड़ रहा है कि कहीं कमज़ोर सीटों पे इनको भेज दें तो यादव पलट जाएगा, कमज़ोर सीमांचल से लगी सीटों पर योगी आदित्यनाथ पहुंच जाए तो वहाँ वो कुछ बदल जाएगा? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। धन्यवाद पुष्कर जी। योगी आदित्यनाथ जी तो जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से लगातार प्रचार कर रहे हैं। कई जिलों में जा चुके हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया है। जब नामांकन पत्र दाखिल हो रहा था तब भी वो थे। समाजवादी पार्टी की उपस्थिति रही है बिहार में, और मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहने तक जितने भी चुनाव में है विधानसभा के, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल होती रही है। और एक दौर में तो 4 सीटें भी इन्होंने जीता था। ये जरूर है कि जो सीमावर्ती जिले हैं, सारण, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, इन इलाकों में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की एक दखल रही है। अखिलेश यादव के जरूर है कि अखिलेश यादव के सत्ता में आने, मैंने समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद बिहार विधानसभा का कोई चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं, लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन संगठन रहा है और एक अपील रही है। इस चुनाव में के पहले अखिलेश यादव जो महागठबंधन ने एक वोट बचाओ अधिकार यात्रा निकाली थी, उसमें भी वह छपरा जिले में शामिल हुए थे। तो आप ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कोई चुनावी उपस्थिति न भले न रही हो, लेकिन एक सांगठनिक उपस्थिति है वहाँ, और महागठबंधन के सदस्य के रूप में एक राजनीतिक विमर्श, एक नैरेटिव बनाने में ये कामयाब होते हैं कि महागठबंधन एक है। क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पे हमलावर रहती है कि महागठबंधन में एकता नहीं है, महागठबंधन में बिखराव है, सभी दल अलग हैं, लेकिन अखिलेश यादव या महागठबंधन के अन्य नेताओं के आने से यह एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। अब योगी आदित्यनाथ जी का जहाँ तक सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी की जो उपस्थिति है वो एक जो अभी आपने क्लिप दिखाया, यही भाषा उनकी हर जगह है। हिंदुत्व के वो प्रतीक हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व पोलराइजेशन की बात करते हैं, विरोधियों पर हमला करने का इनका यही तरीका। आप किसी भी क्षेत्र में, अभी रघुनाथपुर में इनका मैं भाषण सुन रहा था, और भी
कुछ इलाकों में इनके भाषण सुने तो इनकी जो बात करने का जो विषय के तथ्य हैं वो यही है, वो है पोलराइजेशन की कोशिश, क्योंकि बिहार में पोलराइजेशन चल नहीं पा रहा है। बिहार में पोलराइजेशन तमाम नहीं चल रहा है। मैं आता हूं अब डॉक्टर आलोक पांडे, इनका भी बिहार बहुत आना जाना रहता है और आजकल लेख भी बहुत ज़्यादा रहे हैं बिहार से संबंधित। आलोक जी, जमीन पे क्या है? लड़ाई में महागठबंधन है या बीजेपी की एनडीए के दावे माने कि अब की 200 पार है? बीच में 150-160 चल रहा था, अब जब से ये 10-12 सीटों पे लड़ाई हो गई, 9 सीटों पर, तब से तो फिर बता रहे हैं 200, चाहे गिरिराज सिंह हो या कोई हो। कुछ आपने भी देखा होगा, जमीन पे लोगों से मिल रहे होंगे। मोदी जी आज सहरसा में थे और मेरी पत्नी का जो स्कूल है जिसमें वो प्रिंसिपल हैं, और उसके जस्ट 10 मीटर बगल में उनकी रोड के इस तरफ स्कूल है, रोड के दूसरी तरफ आज मोदी जी आए। तो मोदी जी ने तो आज 200 पार का नारा लगाया नहीं। मेरे पास जानकारी है कि उन्होंने 200 पार का नारा नहीं लगाया। अगर नहीं, मैंने गिरिराज सिंह का नाम बताया, इसीलिए आपको मैंने गिरिराज सिंह का नाम बताया। वो दावा कर रहे हैं 2010 से छोटे भाई है, मतलब छोटे मोटे नेताओं से, नंबर 2 नंबर 3 के नेताओं से नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि चल जाए तो ठीक है। और मोदी जी ने नारा लगाया और 400 पार वाला जैसा हाल हो गया तो फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड जीतने जा रही है तो गलत है। ये जो बनाया जा रहा है नैरेटिव, बीजेपी आई और बस अभी उसने आंधी मचाई और 200 पार और बस तेजस्वी सूर्य ने, ऐसा नहीं होने जा रहा बिहार में। ये चुनाव के पहले 3-4 दिन पहले आपको आकलन बता रहा हूँ, 6 तारीख को चुनाव, आज 3 तारीख, ज्यादा समय नहीं, 14 को रिजल्ट आ जाएगा। खुद ही आप लोग बैठे, मैं बताऊंगा। फिर जमीनी लड़ाई है। प्रारंभ में अगर आप 2 माह पूर्व कहते तो मैं ये कहता कि महागठबंधन सरकार बना। महागठबंधन ने कुछ सीट बंटवारे को लेकर गलती की, कुछ नेतृत्व को लेकर के डिले किया, उससे जो एक उनकी जो गति आनी चाहिए चुनाव में, गति धीमी हुई है, इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आलोक जी, क्या बीजेपी सरकार, आलोक जी, क्योंकि आज मुझे आधे ही घंटे करना है तो मैं इसी राउंड में आपसे पूछ ले रहा हूं। इनके यहाँ लड़ाई दिख गई, उनके यहाँ तो सीट चेंज हो गई और निर्दलीय भी खड़े हो गए बागी, उसकी कोई बात नहीं चर्चा कर रहा है। गौरव और राम की सब चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी लड़ रहे हैं, गौरव और राम से तो सब कोई खड़ा है। पुष्कर जी देखिए, मीडिया चर्चा करे ना करे, जनता चर्चा करती। सहरसा में भी योगी जी आज 10 दिन पहले ग्राउंड नहीं भर पाए थे, इतनी कम भीड़ थी कि योगी जी की एक तरह से इंसल्ट हुई और उसके बदले में कंपनसेट करने के लिए आज मोदी जी भी आए, क्योंकि सहरसा की सीट फंसी हुई है। इनका विधायक उस जगह का, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस जगह के विधायक की हमें पता है, उस जगह का विधायक जो आलोक रंजन जी है वो वोट मांगने नहीं निकल पा रहे। तो 5 साल में उन्होंने इंडस्ट्री में अपने व्यापार भी खुद किया, नेतागिरी भी खुद कर ली, अब वोट मांगने की हिम्मत ही नहीं है। तो योगी जी को भी लगाया गया, योगी जी से काम नहीं बना तो आज मोदी जी भी आए। तो ऐसा नहीं है, सहरसा से लेकर बिहार के आसपास के सब जगहों पर ये उन जगहों की स्थिति है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, मिथिलांचल में इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा स्कोप करती है। वहां अगर उसके हारने की संभावना दिख रही है, वहां लगता है कि उनकी रूलिंग विधायक जनता नाराज है, वहां पर जनता जो है विधायक का चेहरा नहीं देखना चाहती। तो ग्राउंड लेवल पे चीजें दूसरी है, मीडिया एक्सपोजर में पर चर्चाओं में बात दूसरी है। लड़ाई अगर आप उससे एक राउंड में कहें तो लड़ाई मैं ये कहूंगा 50-50 है, अभी भी एज किसी को नहीं है, बराबर की लड़ाई है। मीडिया दिखाए कुछ भी, वो मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मेरे पास जो जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी ये है कि 50-50 का मैटर है। चुनाव कहीं भी पलट सकता है। शहनवाज जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है अब इंडस्ट्री भी खुलवा देंगे। आलोक जी से अनौपचारिक बात में बोले ले आए ना तेजस्वी ये कह के कि अब हर जिले में औद्योगिक विकास की एक तैयार होगा और इंडस्ट्री लगेगी, हम भी नौकरियां देंगे। तो तेजस्वी कहीं ला पाए अपनी पिच पे, लेकिन क्या ये जो माहौल सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जाके बता रहे हैं कि जो राम के विरोधी है वो हमारे विरोधी है, जो राम जानकी के मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, इस नैरेटिव से भी कुछ आपके
पोल मैनेजर बता रहे हैं कि चेंज आएगा, दिखाई देगा, कोई बबल दिख रहा है? बिहार में पोलराइजेशन होना लगभग असंभव हो गया है। इस समय जो मुद्दे हैं वो रोजगार का मुद्दा है, जैसे अभी आपने भी कहा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन का बड़ा मुद्दा है, तो बाकी मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और योगी जी हो या कोई भी नेता हो, वो अपने वोटों को कंसोलिडेशन करने के लिए जिस लाइन पर वो चलते हैं वो तो अपनी विचारधारा को, अपनी लाइन को बड़ा करेंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो असली बात है, जो भी जैसे रोजगार की बात की गई, फैक्ट्रियों की बात की गई, यकीनन ये बात सही है, जमीन पर अब इन बातों की चर्चा होने लगी है। और इसका श्रेय अगर जाएगा तो तेजस्वी यादव जी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा, कि उन्होंने अपने हिसाब से नैरेटिव बिल्ड करने में काफी बड़ा मतलब रोल प्ले किया। और जैसा अभी आलोक भाई ने कहा, अगर मान लीजिए महागठबंधन ने समय पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया होता, और जो कहते हैं ना, जो मैं बार बार बोलता हूं कि कई बार कांग्रेस के लोग या जो इंडिया गठबंधन है वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो उन्होंने वो जो मोमेंटम एक सेट हुआ था राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की यात्रा के बाद, वोट अधिकार यात्रा के बाद, उस मोमेंटम के समय पर तो बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बट इतनी खराब नहीं है कि ये कहते हैं कि एक तरफा माहौल है। और चाहे योगी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ध्रुवीकरण का या धर्म के आधार पर बिहार वोट करने नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। जो हमारी रिपोर्ट मिल रही है, खासकर से उन जिलों से भी जहां पर ये माना जाता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है, या वहां ध्रुवीकरण काम कर सकता है, वहां पर भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं है। वहां पर रोजगार की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, बाकी मुद्दों की बात हो रही है। और अलग अलग पार्टी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी या एनडीए के लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब भले ही ये कहना थोड़ा सा शायद जल्दबाजी हो या गलत होगा कि तेजस्वी जी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हाँ ये बात है क्योंकि बाद में कहा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग कहेंगे क्योंकि पहले तेजस्वी जी ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों पार्टियों के, दोनों गुटों के मैनिफेस्टो देखेंगे तो उन्होंने पलायन रोकने की बात की है, रोजगार की बात की है। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ 50-50 का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। एज की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को थोड़ा एज नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, और इसका बड़ा कारण है जो नीतीश कुमार जी या जेडीयू है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो जाने वाली है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वो 20 सीटें भी ना ला पाए तो। मैं आपसे इससे से जुड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ शहनवाज जी, क्या आपको लगा, जो मैं आपकी बात से चलिए सहमत भी हो जाता हूँ कि वाकई में रोजगार मुद्दा है, तो जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं या देख रहे हैं, वाकई में अब उनको ये लग रहा है कि 20 साल हम ठग लिए गए, इसीलिए अब वो हिंदुत्व की लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन सवाल सुनिए, लेकिन नीतीश कुमार की बुराई आज भी नहीं है। नहीं, आपने भी कहा नीतीश कुमार जी की बुराई पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या गलत किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि नीतीश जी का जितना एक्टिव होना चाहिए था, देखिए किसी इंसान का अच्छा होना एक अलग क्वालिटी है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना या एडमिनिस्ट्रेटर दिखना एक अलग क्वालिटी है। पिछले 1.5-2 वर्ष में नीतीश कुमार जी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाए हैं एक मुख्यमंत्री के नाते। भले उसके रीजन, उनका हेल्थ का रीजन हो सकता है, हमें नहीं मालूम उनका हेल्थ की स्थिति क्या है, लेकिन अब लोग ये बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी जो 20 साल पहले के नीतीश कुमार थे वो अब नहीं है। और ये भी चर्चा ग्राउंड पर दिख रही है कि भाई हमने 20 साल चाचा को मौका दिया, 5 साल भतीजे को मौका दो, अगर भतीजा नहीं करेगा तो भतीजे को भी हटा देंगे। और एक और चीज, एनडीए के पास युवा चेहरों का ना होना भी एक बड़ा इस चुनाव में रोल प्ले कर रहा है। चिराग पासवान युवा नहीं है, अभी तो अविवाहित है। चिराग पासवान युवा नहीं है। बिहार में उतना इम्पैक्ट, पूरे बिहार में इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी जी का है, मतलब कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है, युवा चेहरे तो उधर भी है। सुनील जी, क्या वाकई में नीतीश कुमार का जो शहनवाज जी ने कहा, वही सवाल आगे बढ़ा रहा हूं कि बहुत एक्टिव ना होना बीजेपी को डैमेज कर जाएगा आखिरी में? क्योंकि जब बहुत कांटे की टक्कर होती है तो फिर 20 साल की एनडीए मत कहे, थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी होगी ना। थोड़ी बहुत नहीं पुष्कर जी, बहुत बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आपने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर कोई आलोचना नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? यह भी एक उसी तरह का नैरेटिव है जो मीडिया बनाता है, जिसकी बात आलोक जी ने कही। जो व्यक्ति अपने 20 साल के शासनकाल में एक औद्योगिक इकाई न लाया हो, जिस राज्य का जो देश के जीडीपी में मात्र 3% का योगदान हो, 2015 से लेकर के 2024 तक लगभग प्रतिवर्ष अपराध में लगातार वृद्धि हो रही हो, जो व्यक्ति 20 साल के अपने शासनकाल की उपलब्धि न बता पा रहा हो, जो व्यक्ति पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए न तैयार हो, जो महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करे और लोगों का सवाल सुनने के लिए न तैयार हो, 27 सेकंड का घोषणा पत्र का जारी करके चले गए और आप कह रहे हैं कोई चर्चा नहीं है।
नीतीश कुमार जो 2005 में थे 2025 में नहीं है, मैं 2015 से ही लगातार गिरावट ठीक है, शुरू अब आप आ गए उसी लाइन पे। नीतीश ने इस बिहार को 20 साल में दिया भी बहुत है, वो छवि बदल गई। जैसे कि आप शाम को नहीं निकल सकते हैं, वो जंगल, अरे साहब, जिस जंगल राज की पुष्कर जी फिर आप वही नैरेटिव की बात कर रहे हैं। अगर आप शाम को निकल पा रहे हैं तो वहां औद्योगिक निवेश कितना हुआ, वहां बाहर से उद्योग लगाने वाले कितने लोग आ गए? फिर एक सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, महागठबंधन को क्यों जरूरत पड़ जाती है नीतीश की, जब नीतीश इतने खराब है? मैं इंडिविजुअल और जेडीयू की बात कर रहा था। मैं सवाल इस बात का है कि महागठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। नीतीश कुमार की 20 साल की गवर्नेंस पे ही हमलावर है। वह ये बात वो योगी जी पे हमलावर नहीं है। वो जो 20 साल तक शासन चला है, क्योंकि 20 साल तक के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों शामिल रहे हैं। वो 20 साल की बात कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जी की हालत ये है कि वह 20 साल की नहीं, वह पिछले 15 साल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहें कि उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। किस बात की एक जनधारणा उनके पक्ष में हो सकती है? अगर आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बिहार की स्थिति थी उसमें बदलाव आया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका प्रशंसक। उन्होंने जो लड़कियों को साइकिलें दी, स्कूल जाने का वातावरण ठीक किया, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बेहतर की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर किया। कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत अच्छा वातावरण उन्होंने 2005 से लेकर के और 2010 तक बनाया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, जो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ उनके संपत्तियां जब्त की, तमाम अपराधियों को जेल में भेजा, उनके खिलाफ न्यायालय से उनके फैसले करवाए। लेकिन 2015 के बाद क्या, 2020 के बाद क्या? आप मुझे पिछले 5 साल में बताइए, जिन अधिकारियों के यहाँ कई सैकड़ा करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? आज अभी आपके पास मोकामा की घटना आपके सामने है। क्या वो ऐसे राज्य की घटना हो सकती है जो 20 साल में मंगल राज करने का वादा कर रहा हो? उस घटना के बाद भी आप कितने दिनों के बाद गिरफ्तारी कर रहे हैं? ठीक बात है, मैं आपके सवाल से आलोक पांडे जी से ले लूं। आलोक जी, तो वाकई में इतने साल शासन करने के बाद बिहार में क्या वाकई में इस बार एनडीए के पैकेट में ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाए कि ये नया है? क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा 20 साल में आपने क्या बदला। सुनील जी इस बात से सहमत थे कि भाई बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अगर रोजगार के, अगर औद्योगिक विकास नहीं हुआ तब भी तो आदमी वहीं पे खड़ा है। आज जो बैरोमीटर्स है उसमें सबसे गरीब राज्य, एनसीआरबी के आंकड़े 2023 के जो आए हैं वहां पर बिहार नंबर 1। तो फिर ये कैसा सही शासन चल रहा है? तो इन सब का भुगतान देना पड़ेगा। पुष्कर जी, जो एक सुनील जी ने एक नजरिया बताया वो भी एक सही नजरिया है। और आलोक जी, सुनील जी कुछ कह रहे हैं जी। पुष्कर जी, केवल एनसीआरबी के डेटा नहीं, उस राज्य में बच्चों का मृत्यु दर की स्थिति कैसी है, कुपोषण की स्थिति कैसी है, गर्भवती महिलाओं की स्थिति, प्रसूताओं की स्थिति कैसी है, भुखमरी की हालात कैसे हैं। केवल आंकड़े नहीं, आप कोई भी मानक उठा लीजिए जिसके लिए गवर्नेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आप कह दीजिए सीधा ठोक करके कि नहीं, यह राज्य यहां से यहां पहुंच गया। ये केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है जो नीतीश कुमार और इस सरकार के लिए बनाई गई है। क्या आलोक जी, मेरा ये सवाल ले लीजिएगा उसी में, क्या नैरेटिव वाकई में ये सोशल मीडिया और बनाया जा रहा है, जमीन पर कुछ और है? पुष्कर जी, दो बातें जो सुनील सर ने बात कही है वो भी सही है, लेकिन एक बात जो मैं बिहार कम से कम 50 से 60 विधानसभा में अभी 5-6 महीने में घूमा हूं, उसमें उसका जो आपको निचोड़ बताता हूं, और 10,000 रुपए जो प्रत्येक परिवार या लगभग हर परिवार की महिलाओं को मिला, उसके बाद क्या अंतर आया है उसका भी निचोड़ आप समझिए। देखिए, अगर नीतीश कुमार के पास एंटी इनकम्बेंसी का बोझ है तो तेजस्वी यादव के पास लालू यादव के शासनकाल का बोझ है। दोनों ये दोनों इक्विवेलेंट है। जितना लॉस नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होगा, उतने ही वोटों का लॉस तेजस्वी यादव को अपने फादर के शासन की वजह के नाम की वजह से होगा। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी
लालू यादव के गुंडा राज के शासनकाल से जब तुलनात्मक बीजेपी नारा देती है तो बिहार की जनता बिहार की तुलना बिहार से करती है, वो उत्तर प्रदेश से भी नहीं करती। वो कहती है लालू यादव के समय में रोड में हम धान बोते थे, अब रोडें हो गई है। मैं कहता हूँ रोडें चौड़ी नहीं 30 किलोमीटर का एवरेज है। तो बिहार की जनता इस बात को सुनने के लिए नहीं तैयार कि रोडें डबल लेन और 4 लेन नहीं है, वो सिंगल लेन में खुश है। तो मैं क्या करूं? बिहार की जनता नहीं तुलना करना चाहती उत्तर प्रदेश से। जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है वो ये है कि वो जंगल राज को नहीं भूलने देता। वो जंगल राज के उस एक तरह की चोट है, उसमें जो पपड़ी पड़ती है उसे वो आलोक जी नोच के निकाल देता है। आलोक और कहता है जी ये देखो जेन जी आ गया है, जेन जी आ गया है, वो जंगल राज नहीं कि जेन पुष्कर जी बीजेपी की एक सफलता बताता हूँ, उसने डर को जनरेशनल शिफ्ट करा दिया। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये महागठबंधन की फेल्योर है कि उसने जो लालू यादव के शासनकाल का डर था, जंगल राज था, जो भी था, उस समय का जो गड़बड़ी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट कर दिया है। और महागठबंधन इस बात को उस तरह से नहीं रोक पाया है। यही महागठबंधन की चुनाव में अगर हार होती है, मैं नहीं कहता हारेगा, महागठबंधन और बीजेपी दोनों की संभावना मेरी तरफ से 50-50 है, लेकिन अगर महागठबंधन जीतता है तो मैं मानूंगा कि उसने लालू यादव के उस डर को जो भारतीय जनता पार्टी ने याद रखवाया है, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सोशल मीडिया का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके, बौद्धिक लोगों का उपयोग करके जो डर को जिंदा रखा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डर को ट्रांसफर किया है, तेजस्वी ने उसे ओवरकम कर दिया है। और अगर हारते हैं तो तेजस्वी यादव को चिंतन करना पड़ेगा कि जो ये भारतीय जनता पार्टी 20 साल के पहले के शासन को आज भी अपने बिहार की जनता में नई जनरेशन के अंदर भी वो डर को कैसे ट्रांसफर कर लेती है। ठीक बात, यही एक शहनवाज चौधरी जी, जहां से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ले सकती है, वाकई में जीत सकती है। इतना कैलकुलेटिव हो सकता है कि उनका जंगल राज और इनकी नाकामयाबी बराबर तराजू में तौल दी है। कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने बिहार को 2-4 महीने दिए अभी रिसेंटली, इसलिए मैं इस बात को कह पा। आपकी बात को मैं पूरा सेकंड कर रहा हूं। मैं सवाल शहनवाज जी से पूछ रहा हूं कि क्या वाकई में ऐसा हो भी पाएगा? आलोक भाई की बात से काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ। ग्राउंड पर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी हो कि नीतीश कुमार जी की सरकार को गिरा दिया जाए। और रही बात जंगल राज की, देखिए क्या होता है, जो एक पीढ़ी नई आई है उस पीढ़ी में ज्यादातर लोग जो अभी 18 साल के पहली बार वोटर हैं, उन्होंने शायद वो टाइम नहीं देखा, लेकिन जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, जो 35-40 साल के हैं, वो इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, आप ये सोचते हो 20 साल में भूल जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। उस 25-30 साल वाले को नौकरी भी तो नहीं मिली ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, 25-30 साल वाले को नौकरी भी नहीं मिली ना। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, आप ही लोगों ने बताया अभी चर्चा में। दो अलग अलग धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो ये बात करता है कि हमें व्यापार रोजगार चाहिए, और एक धड़ा ऐसा है जो कहता है कि जिंदा रहेंगे तो सब ये करेंगे ना, तो अगर उनकी सरकार आई तो शायद हम जिंदा ना शायद तो यही अब वो मैं जल्द वाइंड अप कर रहा हूं। एक लाइन मोकामा की घटना ने बता दिया कि जंगल राज कभी भी हो सकता है। अब मैं तीनों पैनल से एक आप एज दे रहे हैं या आलोक जी की तरीके से 50-50 दे रहे हैं? किस दोनों को? मैं किसी को एज दे रहे हैं जी? आलोक जी ने बड़ी क्लियर बताया कि अभी चुनाव बिल्कुल 50-50 है। नहीं, बिल्कुल 50-50, लेकिन एज तेजस्वी को जाएगा क्योंकि उनका रोजगार का मुद्दा और युवाओं में बहुत ज्यादा अपील कर रहा है। ठीक, सुनील जी आखिरी में आपसे। सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? सुनील जी मैं ये पूछ रहा था कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब पहले चरण का चुनाव प्रचार कल इस समय खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है, किसको एज है किसको नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों के बीच में कांटे का संघर्ष है। और महागठबंधन ने अपनी स्थिति बहुत बेहतर की है। यह जो बात कही जा रही है कि 2015 पिछले लालू और राबड़ी का राज जो 15 साल का था, उसको लेकर के एनडीए एक माहौल बनाने में सफल है, बिल्कुल नहीं है।
एक बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं के मन में इस सरकार को लेकर के बहुत ही आक्रोश है। आप 15 साल पहले, 20 साल पहले की सरकार की नाकामियों को लेकर के अपने 20 साल की जो नाकामियां, उसको आप भुला नहीं सकते, उसके असर को आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग आज तीनों का मूल्यांकन कर रहे हैं, एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की मूल्यांकन कर रहे हैं। और मेरा आप अपना तीनों मानना का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। शहनवाज जी आपका, सुनील जी आपका और डॉक्टर आलोक पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के और चर्चा। बिहार में 121 सीटों के लिए कल 4 तारीख को प्रचार थम जाएगा और 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ये वो क्षेत्र है जहां पर पिछली बार महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी एनडीए पर। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फिनिस्टा थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।